बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैगेट डिजीज़। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि पैगेट डिजीज़ किस चीज़ को कहते हैं। जैसे कि हमने बात की अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोसाइटिस, ठीक है, या आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज जो हमारे साथ डिजीज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है सब डिजीज़ से। बोन का डिजीज़ है लेकिन थोड़ा डिफरेंट साइड पे है। ठीक है, तो पैगेट डिजीज़ में क्या होता है कि जब पैगेट डिजीज़ बन जाता है ना, तो एक्चुअली इसमें होता है ऐसा है कि जो रिमॉडलिंग होती है बोन की, यानी बोन जब रिमॉडल हो जाती है, बोन की जो जोड़ना हो जाती है, ठीक है, या बोन जो है ना वो मिच्योर हो जाता है, तो उस दौरान बोन की जो रिमॉडलिंग है उसमें डिजीज़ आ जाती है। उसमें उस कंडीशन में जो डिजीज़ अकर होती है तो उसको हम कहते हैं पैगेट डिजीज़। ठीक है, तो पैगेट डिजीज़ में क्या होती है आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये हमारे साथ एक रीमॉडलिंग वाले डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि जो बोन की रिमॉडलिंग है वो मिसशेप्ड हो जाती है। ठीक है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है ना कि फर्स्ट हमारे साथ क्या होती है, ऑस्टियोक्लास्ट आती है और दूसरी साइड पे ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं। जब ऑस्टियोक्लास्ट बन जाते हैं ना, तो ऑस्टियोक्लास्ट हमारे साथ क्या कर देते हैं, बोन को किल कर देते हैं या बोन को खा देते हैं। तो बोन ईटर्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटर्स होते हैं। जब ये बोन को ईट करते हैं तो दूसरी साइड पे ऑस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं, जो कि बोन की रिमॉडलिंग कर देती है या बोन की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो जब हमारे बोन की ईटिंग हो जाती है या एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो उस दौरान उस वहाँ पे जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, रैंक कह सकते हैं। जबकि ऑस्टियोब्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ ऐसे होते हैं कि जो केमिकल्स प्रेजेंट है ऑस्टियोब्लास्ट पे तो वो चले जाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट के रिसेप्टर में बैठ जाते हैं। जब वो उस वहाँ पे बैठ जाते हैं तो वही रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो बोन की जितनी भी डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट थी वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो जब बोन की डीमिनरलाइजेशन स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे बोन में न्यू जो ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है वो वहाँ पे कैल्शियम कुछ फॉस्फेट स्टार्ट कर देती है, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और ऐसा होता है कि हमारी बोन की जो रिमॉडलिंग है वो दोबारा से ठीक हो जाता है। ठीक है, जब इस रिमॉडलिंग में, इस फॉर्मेशन ऑफ बोन में कुछ भी डिजीज़ आ गई जिसकी वजह से मिस शेप्ड ऑफ दी बोन हो गया, तो उसको हम कहते हैं पैगेट्स डिजीज़। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। यहाँ पे क्या बताया है कि एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो एटियोलॉजी क्या किस चीज़ को कहते हैं, काजेज ऑफ द डिजीज़ को कहते हैं। ठीक है, एंड पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि ये डिजीज़ की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब किस तरह से है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताया गया है कि प्रॉब्लम ऑफ एबनॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन, जब हमारे बोन की एबनॉर्मली रिजॉर्प्शन होती है फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल मैरोस, जो कि हमारे नॉर्मल मैरोस है, बोन मैरोस है। ठीक है, वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट, नॉर्मली रिप्लेसमेंट हो जाता है, दोबारा से वही बोन जो है ना वो रिमॉडलिंग हो जाती है, और उस रिमॉडलिंग में जब कोई डिजीज़ अकर हो जाए यानी मिस शेप्ड ऑफ द बोन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैगेट्स डिजीज़। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, पेब्रिस जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है वहाँ पे होता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ कॉमन पॉइंट्स बताती हूँ जो कि आप लोगों ने नोट करना है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि ये डिजीज़ कहाँ पे कॉमन होती है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि इसकी मोस्ट कॉमन प्लेसेस जो है ना वो स्कल होता है। ठीक है, दूसरा हमारे साथ लंबर वर्टेब्राe होता है, पेल्विस कैविटी होती है, एंड फीमर बोन होता है। ठीक है, ये चार ऐसे कॉमन प्लेसेस है जहाँ पे ज़्यादातर की जो पैगेट डिजीज़ है वो अकर हो जाती है। और जब स्कल में अकर हो गई तो स्कल जो है ना ये सारे हमारे विजन के साथ, हेयरिंग के साथ कनेक्टेड है, तो लॉज ऑफ हेयरिंग भी आ सकती है और लॉज ऑफ विजन भी आ सकती है। ये भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब बताया गया है कि ओल्ड एज जो है ना इसका रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से, ओल्ड एज की वजह से भी ये कास हो सकती है जब हमारी बोन कमज़ोर हो जाते हैं ओल्ड एज से। ठीक है, तो उस दौरान भी पैगेट डिजीज़ अकर हो सकती है। द एबनॉर्मल बोन्स इज वीक,
एबनॉर्मल बोन जो है ना वो हमारे साथ क्या होती है, वीक होते हैं। तो ये ज़्यादा करीब है, फ्रॉन है, करीब है किस चीज़ को, फ्रैक्चर को। तो जब पैगेट डिजीज़ हो जाए तो वो तो एबनॉर्मल कंडीशन होता है, तो उसमें जो फ्रैक्चर है वो भी अकर हो सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा करीब है फ्रैक्चर की तरफ। द काज ऑफ पैगेट डिजीज़ इज़ अननोन। अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि क्यों पैगेट डिजीज़ काज हो सकती है या होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो काजेस है वो कभी कभी क्लस्टर में आ सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गई, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकती है। एंड जो हमारे साथ बैक्टीरिया या वायरस की डिजीज़ हो गई, जैसे कि मीजल्स वायरस होते हैं ना, उसकी वजह से भी कभी कभार पैगेट डिजीज़ आकर हो सकती है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि वायरस, बैक्टीरिया एंड जेनेटिकली ये काज होती है, ठीक है। बाकी इसके जो मेन काज है वो अभी तक मालूम नहीं है। Often the disease is found at the time of fracture occur when radiograph reveal the abnormal of the bone। जब हमारे बोन में जो हम रेडियोग्राफ कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, जब हमारे बोन में फ्रैक्चर आ जाए तो उस टाइम हमें पता नहीं होता कि हमें क्या हो गया है, हमारी जो बोन्स है उसको क्या हो गई है, उसमें वीकनेस आ गई है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो गया है। लेकिन जब उसमें फ्रैक्चर आ जाती है तो हम रेडियोग्राफी कर देते हैं, और जब हम एक्सरे या रेडियोग्राफी कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें पता चलता है ये डिजीज़ जो है ना, उस टाइम हमें मालूम होता है कि हमारी बोन में एबनॉर्मेलिटी आ गई है, यानी उसकी रिमॉडलिंग में एबनॉर्मेलिटी आ गई है, जिसको हम कहते हैं पैगेट डिजीज़। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन जाती है, जो नॉर्मल बोन जो है ना ये इस तरह से होती है, ठीक है। और जब पैगेट डिजीज़ बन जाए तो वो इस तरह से होती है। आप लोग देख सकते हैं उसका बोन का सारा शेप जो है ना वो मेस शेप हो गए हैं, वो बिल्कुल एबनॉर्मल सा शेप्ड बन गया है। अब साइन एंड सिम्टम की तरफ आते हैं। तो साइन एंड सिम्टम से पहले हम अगर बात करें इसकी स्टेजेस की, तो 3 स्टेजेस होती है बोन रिमॉडलिंग की, या जो पैगेट डिजीज़ है उसकी, बोन रिमॉडलिंग की 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साथ जो लाइटिक स्पेस होता है, लाइटिक स्पेस में क्या होती है, जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है उसकी न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो क्या कर देती है, हमारी बोन को ईट कर देती है, ठीक है। जब बोन को ईट कर देती है तो दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट पेज कहते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट भी बन जाती है और ऑस्टियोक्लास्ट भी होती है। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो अपना फंक्शन ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, जो कि बोन रिमॉडलिंग या बोन फॉर्मेशन कर देती है, तो वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है, ठीक है, यानी बोन को दोबारा से बनाता है। लेकिन जो बोन बनाता है वो बहुत कमज़ोर होता है नेक्स्ट स्टेज में, और बहुत सी वीकनेस उसमें होती है, यानी जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो उस पर हैवी होती है, ठीक है। फिर लास्ट जो स्टेज है वो है स्क्लेरोटिक पेज। स्क्लेरोटिक पेज में ऐसा होता है कि बोन की जो फॉर्मेशन है या बोन की जो मॉडलिंग है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक पेज, और उसमें बोन बन जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बोन। वो थोड़ा कमज़ोर होता है लेकिन बाद में वो अपने सही तरीके से या अपने जो नॉर्मल पोजीशन है या नॉर्मल बोन है वो बाद में बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 3 पेजेस को याद रखना है कि फर्स्ट हमारे साथ लाइटिक पेज है, दूसरा मैक्स पेज है एंड तीसरा स्क्लेरेटिक। अब आते हैं जो साइन एंड सिम्टम्स है। तो साइन एंड सिम्टम में आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि पैगेट डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि सिर्फ सिंगल बोन को भी अफेक्ट कर सकती है और सारे होल स्केलेटल सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर हमारे साथ एक बोन में हो गया है तो क्या होगी, तो वहाँ पे पेन होगी, सेवेयर टाइप ऑफ पेन होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होगी। दूसरा ये कि फटीग महसूस होगी, थकावट, उस बोन में बहुत ज़्यादा थकावट, बंदा चल पैर हुआ है, बल्कि सारी बॉडी में वीकनेस आ गई है, क्योंकि उस दौरान जब वो पैगेट डिजीज़ हो जाती है जो, तो उस दौरान क्या होता है कि इंसान को भूख नहीं लगता, तो ज़्यादातर वीकनेस आ जाती है, एबनॉर्मल पेन होती है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। अब डायग्नोसिस की तरफ आते हैं, कुछ और साइन एंड सिम्टम। अच्छा, एंड अगर स्किल में हो गए है, स्कल में हो गया है तो स्कल में क्या होगा, लॉस ऑफ हेयरिंग भी आ सकती है, ठीक है, अगर स्कल को अफेक्ट किया है, एंड लॉस ऑफ विजन हो सकती है। और अगर एक बोन को ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा ईट किया, तो उस दौरान अगर पैगेट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियर केस हो गया, तो उस दौरान जो कैंसर है वो कास हो सकती है, जिसको हम ऑस्टियोकार्सिनोमा कह सकते हैं। ऑस्टियोकार्सिनोमा तक भी ये लीड हो सकती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सीवियर हो गया।
बाकी ये इसकी जो एक्चुअल साइन सिम्टम है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ये ज़्यादातर एसिम्टमेटिक्स होते हैं, क्योंकि ये पेन फटीग ये सब कुछ तो हमें वैसे ही महसूस होता है, ठीक है। लेकिन जब बोन जो है ना वो उसकी फ्रैक्चर हो जाती है या वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उस दौरान हम जब उसकी रेडियोग्राफी कर देती है तो उस दौरान हमें पता चलता है कि पैगेट्स डिजीज़ हो गई है। डायग्नोसिस में बताया गया है कि रेडियोग्राफी के ज़रिए से एंड लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के ज़रिए से हमें पता चल सकता है कि बोन कमज़ोर हो गया है। बोन स्कैन जब हम कर ले, यानी बोन को जब स्कैन हम कर ले तो उस दौरान भी हमें पता चल जाता है। दूसरा ये कि जब हम टेस्ट कर देते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट, उसमें क्या होते हैं कि जो अल्कलाइल फॉस्फेट है ना उसकी लेवल बहुत एलिवेट होता है, तो तब हमें पता चलता है कि पैगेट्स डिजीज़ अगर हो सकती है, उसकी वजह हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सीफ्लोरीन, जब हम 24 आवर में यूरिन कलेक्शन कर देते हैं तो उसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम हाइड्रोक्सीफ्लोरीन कहते हैं, उसको हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये ज़्यादा था या कम था तो ये हमारे साथ इंडिकेट कर देती है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी जो बोन ईटर्स होते हैं, क्योंकि इसकी एक्टिविटी को ये हमारे साथ इंडिकेट करती है, और अगर ये इसकी एक्टिविटी ज़्यादा आए तो इसका मतलब ये है कि ये बोन को ईट करता है, ठीक है। तो मैं भी ये हमारे साथ पैगेट्स डिजीज़ हो सकती है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट जो है ना ये इस दौरान एलिवेट होती है, इस डिजीज़ की एक्टिविटी की ये होती है इफ द डिजीज़ इज़ एक्टिव। अगर डिजीज़ एक्टिव हो गया है तो उस दौरान हमारे साथ सीरम जो अल्कलाइन फॉस्फेट है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो जब हम पैगेट्स डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, यानी उसकी इलाज जब हम करते हैं तो क्या कर देते हैं, उसको हम दे देते हैं ताकि जो बोन रिजॉर्प्शन है वो स्लो हो जाए, ठीक है। यानी जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है उसको हम लो कर देते हैं, उसको हम स्लो कर देते हैं, तो इस तरह यानी बिस्फॉस्फोनेट दे देते हैं, ठीक है। बिस्फॉस्फोनेट हम क्यों देते हैं, ताकि जो बोन रिजॉर्प्शन है यानी जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है उसको हम स्लो कर दें। एनसेड देते हैं ताकि जो पेन है वो किल हो जाए, पेन को ख़त्म कर दे। पेन की रिलीफ के लिए हम क्या देते हैं, एनसेड देते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिसकी वजह से उसको कंफर्टेबल फील होता है तो वो हम एडवाइस कर देते हैं। इन केस ऑफ फ्रैक्चर आया है तो फ्रैक्चर फिक्सेशन के लिए जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं तो वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड अगर केस बहुत सीवियर है तो ऑस्टियोटोमी यानी जो सर्जरी ऑफ द बोन है वो कर देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर देते हैं, डिजीज़ के मुताबिक उसको एजुकेशन दे देते हैं। एजुकेशन अबाउट कंडीशन, जितना भी पैगेट्स डिजीज़ की कंडीशन है उसके मुताबिक हम क्या कर देते हैं, उसको एजुकेशन कर देते हैं। एंड मीन ऑफ प्रिवेंटिंग डिटोरिएशन, और उसको बता देते हैं कि आपने क्या करना है, इस डिज़ीज़ से प्रिवेंट रखना है, इन चीज़ों से प्रिवेंट रखना है ताकि आपका डिज़ीज़ जो है ना वो फर्दर बिगड़ ना जाए या फर्दर ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो हम उसको प्रिवेंटिंग एक्टिविटी के बारे में भी बता देते हैं और डिजीज़ कंडीशन के बारे में बता देते हैं ताकि उसका जो फर्दर सीरियस कंडीशन है यानी कार्सिनोमा की तरफ न ले चले, ठीक है। तो उसकी जितनी भी प्रिवेंटिंग कंडीशन है वो उसको हम समझा देते हैं। एडिक्वेट डाइटरी इंटेक, यानी एडिक्वेट यानी वो इंटेक उसे देते हैं जो कि इस डिजीज़ के मुताबिक उसके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। वेट कंट्रोल के लिए कुछ क्या कर देते हैं, अगर वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वेट कंट्रोल के लिए कुछ कैल्शियम वगैरह हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि वेट का जो है ना वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा हो गया है तो उस दौरान भी हम क्या कर देते हैं, वेट लॉस के लिए कुछ दे देते हैं। तो वेट को कंट्रोल रखने के लिए कुछ इंटेक जो है ना वो हम दे देते हैं, ठीक है। एडिक्वेट डाइटरी इंटेक दे देते हैं ताकि उसका वेट जो है ना वो कंट्रोल हो, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी सिखा देते हैं। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि वो बंदा बहुत परेशान होता है, उसका जो बॉडी शेप है वो चेंज हो गया है, तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, उसको साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनर्जेटिक मेडिसिन और पेन किलर मेडिसिन हम दे देते हैं ताकि उसका पेन जो है ना वो रिलीफ हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो पैगेट्स डिजीज़ है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पैगेट्स डिजीज़ का भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बोन ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्टियोकार्सिनोमा या ऑस्टियोसार्कोमा किस तरह से होता है, ठीक है।
यहाँ तक जो डिजीज़ हमने पढ़ा, अगर इसमें कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।